वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड यानी कि जो एनिमल फिजियोलॉजी का जो पेपर है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन बनेंगे इस बार पेपर में, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जिसमें हमारा जो सेक्शन बी है उसमें जो पहला चैप्टर है वो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, यानी कि जो ब्लड है उसका कंप्लीट कंपोजिशन और हार्ट है उसकी पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनके बारे में, और जो कार्डियल साइकिल होती है उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ब्लड का केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जो ब्लड होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन बड़ा ये बनता है कि जो रक्त है उसका रासायनिक संगठन जो है उसका वर्णन कीजिए। तो ये 10 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्लड वाला, और ये जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल फिजियोलॉजी का है। देखिए ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होता है हम उसके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ब्लड जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक कंपोनेंट जो होता है वो होता है लिक्विड का, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि वाटर जैसे होता है, और एक होता है उसमें पाए जाने वाली कुछ कणिकाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ब्लड दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होती है, ठीक है। और जो प्लाज्मा है वो एक लिक्विड धातु होता है, या लिक्विड स्टेज की क्या होती है, अवस्था होती है। ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कार्पल्स का, ठीक है, यानी कणिकाओं का। और ये कैसे होते हैं, ये इस प्लाज्मा के अंदर कण के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ब्लड की, तो यहाँ पे ब्लड जो है वो 100% है, तो उसका यहाँ पर ये दो कंपोनेंट है ना वो डिवाइड हो जाएंगे। प्लाज्मा हो जाएगा इसका 55% पूरे ब्लड का, और जो कार्पल्स हैं वो इस पूरे ब्लड का 45% भाग बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में 100% ब्लड होता है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्लड के बारे में, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ब्लड का क्या देखें, पीएच देखें, तो इसका जो पीएच है वो 7.4 के आसपास होता है, या 7.4 भी बोल सकते हो। और ये कैसे प्रकृति का होता है, तो हम बोल सकते हैं एल्काइन प्रकृति का, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और यदि हम इसके स्वाद की बात करें तो ये कैसे होता है, नमकीन होता है, ठीक है, यानी कि या एल्काइन नमकीन टाइप का, ठीक है। और इसकी अगर हम यहाँ पे विस्कोसिटी देखें तो इसकी जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी जो होती है वो होती है 1.050 से 1.060 के बीच में इसकी होती है विशिष्ट गुरुत्व होती है। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो ब्लड है वो हमारे एक एडल्ट शरीर में कितना पाया जाता है, ठीक है। तो 5 लीटर जो होता है वो उसकी अमाउंट होती है हमारे बॉडी के अंदर। एक व्यस्क जो मनुष्य होता है उसमें 5 लीटर के आसपास क्या होगा, ब्लड पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लड है उसमें इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, बिकॉज इसके अंदर जो होता है वो एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये जो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है ये ही हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को और CO2 को, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है, यानी कि इनको ट्रांसपोरेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, प्लाज्मा में और कार्पल्स में। आपको यही करना है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे प्लाज्मा की, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड की गई है, ठीक है। प्लाज्मा जो है 2 भागों में डिवाइड की गई है। इसका एक पार्ट जो है वो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट का, और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का, ठीक है। जिसमें एक में क्या होंगे, कार्बनिक अणु होंगे, एक में क्या होंगे, एक में क्या होगा, इनऑर्गेनिक पदार्थ होंगे। अगर आप बात करें यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ों की, तो ऑर्गेनिक चीज़ में क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में यहाँ पर होती है प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन। और यहीं पे अगर बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इसमें होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और क्लोरीन, और HCO3- जो बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। ये तो बात हो गई किसकी, ब्लड के एक पार्ट की। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, वो है कार्पल्स, ठीक है। अगर आप कार्पल्स देखेंगे, कणिकाओं को देखेंगे, तो यहाँ पर 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं हमारे ब्लड में। तो यहाँ पर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो कणिका होती है वो होती है RBC, दूसरी होती है
WBC और तीसरी जो कणिका होती है वो होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 क्या हैं, कणिकाएँ हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और ये घुली रहती है किसमें, प्लाज्मा के अंदर घुली हुई होती हैं। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले RBC की। तो यहाँ पर RBC बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, रेड ब्लड सेल्स, सेल बोल दो या कार्पल्स बोल दो, कणिकाएँ बोल दो। ठीक है, सेम वैसे ही हम WBC को बोलते हैं क्या, वाइट यानी कि श्वेत और ब्लड सेल। ठीक है, और इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि इसको प्लेटलेट्स को, ये प्लेटलेट्स का पूरा नाम है, PTB इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो 3 प्रकार की यहाँ पे क्या हो गई, कणिकाएँ हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं RBC के बारे में। तो RBC जो है हम इसको एक नाम और एक इसका नाम और भी है, उस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं इसको। ऐसे ही WBC जो है उसको भी हम क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और ऐसे जो प्लेटलेट्स है हम इसको भी एक अन्य नाम जानते हैं जिसको बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट। तो इस प्रकार से इन तीनों कणिकाओं के जो अदर नेम है वो भी यहाँ पर डिस्कस हो जाते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये दूसरे नाम है इनके कणिकाओं के। अब बात करते हैं यहाँ पर RBC में और क्या क्या फीचर होते हैं। तो RBC यहाँ पे जो होती है उसमें न्यूक्लियस युक्त होगी, यानी कि इसमें केंद्रक पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे कि अगर हमारे अंदर बात करें तो हमारी RBC सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, इसकी जगह पे क्या होता है, इसकी जगह पे एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, अब स्तनधारी जितने भी जीव होंगे उनमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट होगा, बट क्या होगा यहाँ पर होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन वर्णक होगा जो RBC में प्रेजेंट होगा और इसके कारण, ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि RBC जो है वो रेड कलर की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करता है, देखिए। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो O2 को और CO2 को, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में, हमारे सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुँचाता है और वहाँ से बनने वाली जो CO2 होती है उसको बाइंड करके उसको बाहर छोड़ने तक का काम करता है। ठीक है, अब ये कहाँ तक छोड़ते हैं कहाँ तक नहीं, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे। नेक्स्ट है अगला फीचर, इसमें जो RBC की संख्या होती है, ठीक है, अगर मैं संख्या की बात करूँ तो सर्वाधिक जो संख्या होती है वो इस कणिकाओं की होती है RBC की, इनकी तुलना में। ठीक है, तो कितनी होती है, 45 लाख से और जो 55 ठीक लाख है वहाँ तक क्या होती है इनकी संख्या होती है, और ये प्रति घन, ठीक है, क्या होती हैं, प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। तो अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 45 लाख तक होंगी, और मैं मेल की बात करूँ तो मेल में 55 लाख तक की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर RBC सेल के बारे में, तो इसका जो आकार होता है, ठीक है, वो होता है 7.0 म्यू का साइज़। अगर हम साइज़ की बात करें तो कैसा होता है, 7.0 म्यू। शायद WBC से क्या होता है, ये छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि RBC सेल जो है वो साइज़ में सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है, सबसे छोटी भी नहीं होगी। नेक्स्ट, इसके अगर आकार की बात करूँ तो ये गोलाकार भी होता है, सॉरी अंडाकार होता है, और उभयोतल होता है। ठीक है, अंडाकार भी होता है और उभयोतल प्रकृति का भी होता है। ठीक है, अगर मैं इसके लाइफ साइकिल की बात करूँ तो ये जो होती है वो 120 दिन तक क्या होती है, जीवित रहती है। देन उसके बाद में क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और फिर मतलब हर सेकंड में यहाँ पे क्या होता है, RBC का फॉर्मेशन होता रहता है। जो इसी वक्त जो हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर RBC बन रही है वो आज से या इसी सेकंड के जस्ट 120 दिन के बाद में वो ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद में जो बन रही है वो उससे 1 सेकंड बाद में, और उसके बाद में बन रही जो 1 सेकंड के बाद में नष्ट होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, यानी कि हर समय में क्या होता है, RBC का फॉर्मेशन, और हर समय में क्या होता है, RBC का डैमेज भी होना। तो इस प्रकार से RBC जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे आपको WBC में याद करना है, इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ा जो साइज़ है ना वो WBC का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइज़ इसका 15 म्यू तक का होता है इसमें। ठीक है, कितने म्यू तक का होता है, यहाँ पे 15 म्यू तक का यहाँ पे साइज़ होता है। यहाँ पे 7 म्यू तक की ये RBC होती है। नेक्स्ट अगर मैं इनकी संख्या की बात करूँ, ठीक है, तो इनकी जो संख्या है वो 6 से 10,000 के बीच में होती है। ठीक है, 6 से 10,000 तक होती है, ये हज़ार में है। ठीक है, यानी कि 1000। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ WBC की,
तो WBC जो है वो रंगहीन होती है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, ठीक है। और इसके अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, ठीक है, जीवन काल की बात करें, तो इसका जो जीवन काल है वो 2 से और 15 दिन तक का होता है, ठीक है, यानी 15 दिन के बाद में तो ये नष्ट होनी ही होती हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे और बात करें WBC की, तो WBC जो है वो हमारे रोगाणु से लड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। यानी कि ये क्या करती है, जो कोई भी बाहर से आने वाला जो एंटीजन होता है, जो हानिकारक जीव हमारे बॉडी में एंटर करवाते हैं, उनसे लड़ने का काम कौन करती है, WBC करती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें WBC, तो WBC को यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले जो कैटेगरी है उसमें क्या होगा, कण होंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, और एक प्रकृति कैसे होगी जिनमें कण बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो उनको बोलेंगे क्या, एग्रेनुलोसाइट। इसका डिस्कस अभी आगे हम करेंगे WBC का। देन अभी हम फिलहाल देखते हैं कौन सा, तीसरा प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर हम इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसको विमाणु बोलते हैं। और यदि इसके साइज़ की बात करें, ठीक है, अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो 2 म्यू तक का होता है, मतलब कि साइज़ में सबसे छोटी यही होती है, और संख्या में सबसे कम जो होती है वो यही होती है। संख्या हम देख सकते हो आप 6 से 10 हज़ार है WBC का, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है, यानी कि इसकी जो संख्या है वो है 2 से और 4 लाख के बीच में, ठीक है, 2 से 4 लाख के बीच में, ठीक है, प्रति में, ठीक है। तो ये क्या इसका संख्या है इसकी 2 से 4 लाख। और यदि इसके नेक्स्ट बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये जो है वो रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ब्लड है उसमें 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा होती है और कार्पल्स होती है। प्लाज्मा में यहाँ पर 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट होता है। ऑर्गेनिक की बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, HCO3, और स्पेशली क्या होता है इसमें NaCl होता है, ठीक है। स्पेशली क्या होता है इसमें NaCl होता है, मतलब साल्ट होता है। ऐसा है। फिर इसमें कार्पल्स की बात करें 3 भागों में डिवाइड है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC की बात करें तो सबसे बड़ी होती है किसमें, संख्या में सबसे ज़्यादा होती है, संख्या में सबसे ज़्यादा ये होती है RBC। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे कम में, तो सबसे कम में ये होती है संख्या में। अगर आकार की बात करें तो आकार में सबसे ज़्यादा ये होती है साइज़ में, ठीक है भाई, बड़ी होती है। और सबसे छोटी जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स, यानी कि थ्रोम्बोसाइट, किस में होती है, साइज़ में। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की होती हैं कार्पल्स होती हैं। ये आपका क्या है, ब्लड का कंपोजिशन है। अब इसमें एक पार्ट बच गया है WBC को, ठीक है। WBC को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो हम नेक्स्ट अभी यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ब्लड जो है 2 कंपोनेंट का बना होता है, प्लाज्मा और कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद में हमने कार्पल्स के बारे में डिस्कस किया, और कार्पल्स में हमने पढ़ा क्या कि 3 प्रकार की कार्पल्स होती हैं। फर्स्ट RBC, दूसरी WBC और तीसरी प्लेटलेट्स, ठीक है। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे WBC के बारे में। जो WBC है वो आगे बढ़ जाती है 2 भागों में, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक भाग वो होगा जिसमें कण होंगे, और एक भाग वो होगा जिसमें कण नहीं होंगे। तो कण होंगे जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। और जिससे WBC में जो कण नहीं होंगे उसे बोलेंगे क्या, एग्रेनुलोसाइट। तो इस प्रकार से WBC को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की, जिसमें कण होंगे। तो यहाँ पर जो ग्रेनुलोसाइट है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अगर मैं पहले प्रकार की बात करूँ तो यहाँ पे होगी कौन सी, बेसोफिल, दूसरी एसिडोफिल, और तीसरी होती है दोनों का कॉम्बो, यानी कि न्यूट्रल टाइप की होगी, हेटेरोफिल्स, जिसे हम न्यूट्रोफिल्स भी बोल सकते हैं। न्यूट्रल होती है
ठीक है। ये कैसे होती है प्रकृति में, ये होती है बेस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। ये कैसे होती है, अम्ल प्रकृति की होती है, यानी कि एसिड टाइप की होती है। और ये जो होती है वो एसिड प्लस में बेस दोनों का कॉम्बो होता है, यानी कि कैसी, उदासीन या लवण युक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ग्रेनुलोसाइट है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, बेसोफिल, एसिडोफिल और हेट्रोफिल। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एग्रेनुलोसाइट की। तो एग्रेनुलोसाइट जो है वो 2 भागों में डिवाइड रहती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से WBC जो है वो डिवाइड हो जाती है 5 प्रकार के सेल्स में, बेसोफिल, एसिडोफिल, हेट्रोफिल और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर बेसोफिल की, यानी कि इनके जो ये कणिकाएँ होती हैं उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं बेसोफिल की, जो बेस प्रकृति की होती है। तो यहाँ पे जो बेसोफिल होती है वो टोटल WBC का, अगर हम यहाँ पे टोटल WBC देखें तो उसका 1 से 4% भाग बनाती है। ठीक है, और इसके अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें, यानी कि इनके एक सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और उसका जो आकार है वो 10 से 12 म्यू तक का होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 से 12 म्यू तक का होता है। और इनके केंद्रक के अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो वो होती है एस शेप की होती है। कैसे होती है, एस शेप की होती है। और बेसोफिल में यदि हम देखें कि इसको स्टैंड करने पर, यानी कि अगर हम इओसिनोफिल से अगर इसको स्टैंड करते हैं तो ये स्टैंड नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये इओसिनोफिल जो है, इओसिनोफिल जो अभिरंजक है उससे अभिरंजित नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसोफिल जो होती है, ठीक है, बेसोफिल जो होती है इसमें एक प्रकार का प्रोटीन स्रावित किया जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिपेरिन नामक प्रोटीन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन। ठीक है, अब हिपेरिन क्या होता है, तो आप देखते होंगे कि जब हमें चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड होता है वो बाहर आने के बाद में जम जाता है। ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है वो क्यों नहीं जमता है? तो उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे यहाँ पर WBC सेल होती है उसमें पाई जाने वाली कौन, बेसोफिल होती है, वो हमारे ब्लड में हिपेरिन नामक प्रोटीन को छोड़ती रहती है। ठीक है, जिससे जो हमारा ब्लड होता है वो कंटिन्यू बहता रहता है, जमने नहीं देता है उसको। ठीक है, तो किसके कारण, हिपेरिन के कारण। तो ये हिपेरिन जो है वो बेसोफिल स्रावित करती है। अगर मैं यहाँ पर बेसोफिल की बात करूँ, यदि बेसोफिल की संख्या जो होती है वो अगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो यदि बेसोफिल जो है अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ती है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चिकन पॉक्स है वो हो जाएगा। ठीक है, चिकन पॉक्स ये जो बीमारी है उस केस में ही हमारा जो बेसोफिल है ना उनकी संख्या बढ़ जाती है। वहीं अगर हम बात करें एसिडोफिल की, दूसरी प्रकार की जो ग्रेनुलोसाइट की WBC है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये जो इओसिनोफिल है, ठीक है, या फिर इओसिन जो अभिरंजक होता है उससे स्टैन करने पर ये स्टैन हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम इओसिनोफिल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इओसिनोफिल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये जो इओसिनोफिल जो होती है वो 1 से 4% टोटल WBC का भाग बनाती है। यानी कि WBC में अगर मैं बात करूँ ये 100% है, तो उनमें से जो 4% भाग है वो ये बना लेती है और 4% जो भाग है वो ये बना लेती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 प्रकार की, क्या है यहाँ पे 5 प्रकार के WBC हैं, और वैसे ब्रॉड कैटेगरी देखें तो 2 प्रकार की कैटेगरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से जो WBC है उसका कुछ भाग ये होती हैं, बनाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एसिडोफिल की, तो एसिडोफिल क्या होता है, एसिडोफिल की अगर यहाँ पे बात करें तो यदि इनकी संख्या बढ़ जाती है नॉर्मल से तो हमें क्या होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि एलर्जी के केस में क्या होती है, ये वाली जो सेल है उनकी मात्रा बढ़ जाती है एलर्जी के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा, हेटेरोफिल। ये दोनों प्रकार की क्या होती है, सेल होती है, इसमें एसिड भी होगा और क्या होगा, बेस भी प्रेजेंट होगा। देखिए यदि हम इस प्रकार की कणिकाओं की बात करें तो ये WBC का लगभग 60 से 70% भाग बनाती हैं अकेले ही। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यदि हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है जिससे हमें मवाद पड़ती है, पुश होता है, तो उस केस में जो ये हेटेरोफिल्स होती हैं उनकी संख्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो ग्रेनुलोसाइट है उन सभी का यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे टाइप के WBC के बारे में, जो कैसी है, एग्रेनुलोसाइट है। ठीक है, इसमें जो पहली जो सेल आती है वो आती है लिम्फोसाइट। ठीक है, कौन सी आती है, लिम्फोसाइट। अगर मैं यहाँ पे लिम्फोसाइट की बात करूँ तो ये जो लिम्फोसाइट है वो लगभग 20% भाग बनाती है किसका, टोटल WBC का। किसका,
टोटल WBC का 20% भाग बनाती है। और इसके अगर मैं बात करूँ कार्य की, तो ये क्या काम करती हैं, लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जो बीटा और जो गामा प्रकार के जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, उसको उत्पन्न करती हैं। और ये ग्लोबुलिन्स जो होती है ना, वो ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो ग्लोबुलिन्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है शरीर में। और जो एंटीबॉडीज़ बनती है तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और इम्यून सिस्टम जब डेवलप होता है तो हम किसी भी प्रकार के रोगाणु से लड़ने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, यानी कि सक्षम होते हैं। तो लिम्फोसाइट क्या है, इम्पोर्टेंट है, बीटा गामा ग्लोबुलिन्स बनाती है, ये फिर एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंटीबॉडी बनता है तो इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, डेवलप होता है। यदि किसी केस में लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, ठीक है, यदि किसी केस में लिम्फोसाइट बढ़ जाता है तो उस समय क्या होता है, हमें इस केस में क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होती है ना वो बढ़ जाती है। किस केस में, जो हमारे को कोकर खांसी होती है, ठीक है, वोपिंग कफ जो होती है, जो हमें कुकर खांसी होती है उस केस में लिम्फोसाइट बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट जो होती है वो 4 से 5% बनाती है WBC का। और इनकी जो संख्या होती है वो TB यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है उस केस में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर हमने WBC का क्या देखा है, क्लासिफिकेशन देखा है। इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। WBC 2 भागों में डिवाइड होती है, ग्रेनुलोसाइट में और एग्रेनुलोसाइट में। इसमें क्या होंगे, इसमें कण होंगे सेल के अंदर, बट इसमें सेल के अंदर क्या होंगे, कण नहीं होंगे, ठीक है। अगर कण होंगे उनकी बात करें तो ये 3 भागों में डिवाइड होती हैं, बेसोफिल, एसिडोफिल और हेटेरोफिल, ठीक है। बेसोफिल में बेस टाइप की होती है और एज जो होती है वो 4% तक WBC का भाग बनाती है। इसमें केंद्र का आकार देखें तो 10 से 12 होता है, साइज़ देखें, शेप देखें तो एस शेप का होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिपेरिन नामक प्रोटीन को छोड़ती है, जिससे हमारा ब्लड जो होता है वो वेन्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं जमता है और कंटिन्यू क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। जब हमें चिकन पॉक्स होता है तो इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें एसिडोफिल की, तो ये एसिड टाइप की होती है। यदि आप इओसिनोफिल से इसको स्टेन करोगे तो ये इजीली स्टेन हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको इओसिनोफिल भी कहते हैं। और ये जो होती है वो 1 से 4% WBC का टोटल भाग बनाती है। नेक्स्ट बात करें यदि, तो एसिडोफिल जो होती है वो एलर्जी के समय में, ठीक है, एलर्जी के समय में क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हेटेरोफिल जो होती है, हेटेरोफिल जो होती है वो दोनों प्रकार की होती है, एसिड भी होती है, बेस भी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, फिर ये न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा भाग बनाती है WBC का, 60 से 70% भाग बनाती है। और हमारे शरीर में जब मवाद पड़ती है तो उस टाइम इनकी संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, किसकी, हेटेरोफिल की। दूसरा आता है इसमें कणिका, जिसमें नहीं होती है उनके बारे में, तो 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट यहाँ पे टोटल WBC का 20% बनाती हैं और ये बीटा को और गामा प्रकार की जो ग्लोबुलिन्स होती है उनको बनाती है, उनका निर्माण करती हैं। और एक ग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो ब्लड का थक्का बनाती हैं, ठीक है। और हमें रोगाणु से बचने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन भी करती हैं। एंटीबॉडी जब फॉर्म होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, डेवलप हो जाता है, मतलब अच्छे से क्या होता है, काम करने लगता है, तो इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें मोनोसाइट लास्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 4 से 5% भाग बनाते हैं WBC का टोटल, ठीक है। और इसके अंदर यदि इनकी संख्या बढ़ती है तो हमें ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग होता है। यदि लिम्फोसाइट बढ़ेगी तो हमें वोपिंग कफ होगी, यानी कुकर खांसी हो जाएगी। और यहाँ पर लिम्फोसाइट जो होती है ना, वो जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उनका रिपेयर करने का काम भी लिम्फोसाइट का ही होता है। तो इस प्रकार से टोटल जो आपने यहाँ पे देखा है ब्रॉडली, जो ब्लड का क्या कंपोजिशन देखा है उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ब्रॉडली समझा दिया है। जिसमें प्लाज्मा है, कार्पल्स है, कार्पल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे ब्लड के फंक्शंस के बारे में, जो ब्लड के कार्य हैं उनके बारे में। तो पहला जो फंक्शंस है ब्लड का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो गैसों का क्या करता है, परिवहन करता है। जैसे जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो फेफड़ों द्वारा पहुंचती है और फेफड़ों के बाद में, ठीक है, वहाँ पर जो कुपिका होती है उसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, जिससे जो हमारा ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन को लेकर के वहाँ पहुँचता है और फेफड़ों की कुपिकाओं से निकल के कौन आती है, O2 आती है और इससे बाइंड हो जाती है, ठीक है। और ये बन जाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो ये वहाँ से निकलता है और हमारे जो अंदर CO2 बनती है उस CO2 को भी फिर यही क्या करता है, बाइंड करता है और उसको फेफड़ों तक छोड़ता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट दूसरा क्या है,
ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, परिवहन, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। जैसे हमारी जो सेल होती है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सभी को ब्लड जो होता है वो अपने साथ लाता है और लाने के बाद में उन्हें उत्सर्जी अंग तक छोड़ता है, जैसे कि किडनी। ठीक है, किडनी क्या है हमारे यहाँ पे, उत्सर्जी अंग है, और इसके पास ला कर उसको छोड़ देगा, जिससे यहाँ पर जो ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है, बाकी का जो अपशिष्ट होता है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसमें क्या होता है, ये यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, ठीक है, या फिर अमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स और हार्मोन्स, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर बनने वाले एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब भी अपने निर्धारित स्थान पे ब्लड के थ्रू ही पहुंचते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, उसमें पाए जाने वाले जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा क्या करती है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें हीट उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है। नेक्स्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी कि जो ब्लड होता है वो हमें इन्फेक्शन से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसके प्रति लड़ता है। तो किस प्रकार से जो हमारा ब्लड होता है उसमें WBC पाई जाती है, और ये जो WBC होती है वो ही रोगाणु से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हीलिंग ऑफ वाउंड, यानी कि जो हमारे अंदर घाव हो जाता है उस घाव को भरने में भी ब्लड होता है वो काम करता है। जैसे जो WBC है उसके लिम्फोसाइट जो होती है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स ये जो टिश्यूज़ डैमेज होते हैं उनका मरम्मत करता है, और जो घाव वगैरह होते हैं उनको वापस से रिपेयर कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा, मेंटेनेंस ऑफ आयन्स बैलेंस, यानी कि हमारे शरीर में जो आयनिक बैलेंस होता है ब्लड के अंदर उनका मेंटेनेंस भी यही करते हैं। नेक्स्ट pH की बात करें तो यहाँ पर जो pH है उसका मेंटेनेंस भी ब्लड के द्वारा किया जाता है, बिकॉज ब्लड जो होता है उसमें दोनों प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, क्षारीय भी होती है और कैसे होती है, अम्लीय भी होती है। तो वो जो उभयधर्मी प्रकृति की प्रोटीन होती हैं वो ही हमारे अंदर pH का क्या करते हैं, मेंटेनेंस करती हैं। कोगुलेशन, यानी कि रक्त का थक्का बनना, तो जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है यानी कि प्लेटलेट्स होती है उसके द्वारा यहाँ पर बीटा प्रकार की जो या गामा प्रकार की जो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन किया जाता है और ये रक्त थक्के में भाग लेती है। ठीक है, फिर आता है ब्लड प्रेशर। बात करें तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो उसमें ब्लड जो होता है वो अपने आयतन में और अपनी विस्कोसिटी में बदलाव करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, यदि ब्लड प्रेशर हाई है तो वो अपने जो आयतन होता है उसको बढ़ा लेता है, ठीक है, और विस्कोसिटी जो होती है उसको कम कर लेता है, जिससे ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाता है। यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल लो है तो उसमें क्या करता है, ये अपने आयतन में क्या करता है, कमी कर लेता है और विस्कोसिटी को स्पीड से कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और इसमें ये रह गया ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी पोषण पदार्थों का क्या होता है, परिवहन भी ये करता है। कैसे, जो हमारे बॉडी में या फिर आहार नाल में हमारा जो भोजन होता है, ठीक है, वो आंत के द्वारा अवशोषित होता है, तो उसके बाद में जो पचित भोजन है या अवशोषित भोजन है वो ब्लड में आता है, और ब्लड में आने के बाद में जो ब्लड होता है उनके सभी कंपोनेंट को सबसे पहले लीवर में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, लीवर में लेके जाता है। ठीक है, और फिर लीवर से उन सभी पचित या अवशोषित भोजन को प्रत्येक सेल तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, किडनी क्या होती है, किडनी जो यहाँ पर है वो एक्सक्रेटरी एक ऑर्गन है, जिसमें हमारा जो ब्लड जो अशुद्ध या फिर अशुद्ध उत्पाद होते हैं उनको लेके आता है और उनको फिल्टर करके वापस बाहर शरीर से निकलवा देता है। ठीक है, तो ये किडनी का काम होता है। तो इस प्रकार से क्या है, ब्लड के बहुत सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।